नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज आप लोगों के साथ ह्यूमन ब्लड के फंक्शंस के बारे में कुछ जानने, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। यदि हम इन फंक्शंस को समराइज करें तो हम इसे 5 ग्रुप में या 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये होंगी हमारी, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, होम्योस्टैसिस एंड इम्यूनिटी। जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इम्यूनिटी, होम्योस्टैसिस, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जो एंटर कर रही है वो एंडोजीनियस हो या एक्सोजीनियस हो, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस किया जा रहा हो या बॉडी के बाहर से वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रही हो, उन सभी बायोकेमिकल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होगा दैट इज विल बी परफॉर्म्ड बाय द ब्लड। मीन्स कि मटेरियल विल मूव फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय दिस ब्लड। तो ब्लड को हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द हाईवे ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का ये हाईवे है, बॉडी का ये रोडवेज है, बॉडी का ये रेलवेज है, कुछ भी नाम देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। इसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, इस ब्लड का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि यह एक वाइटल ऑर्गन या वाइटल पार्ट के रूप में इसे कंसीडर किया जाता है। यदि किसी कारण से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो गया, ब्लड का मूवमेंट स्टॉप हो गया, तो विदिन अ मिनट ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये जो ब्लड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो दूसरा फंक्शन है दैट इज द एक्सक्रीशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो एक्सक्रीशन है दिस इज द फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज द फंक्शन ऑफ ए किडनी, कि हमारी बॉडी का जो किडनी है या हमारी बॉडी की जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का फंक्शन है एक्सक्रीशन। तो हम ब्लड के बारे में कैसे कह रहे हैं कि एक्सक्रीशन का काम भी करता है, अभी हम लोग इसके बारे में जान जाएंगे। अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि ब्लड का जो दूसरा फंक्शन है दैट इज द एक्सक्रीशन। जब ब्लड के थर्ड फंक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है दैट इज द रेस्पिरेशन। अब फिर कंफ्यूजन हो गई कि जो रेस्पिरेशन है इट इज़ द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हम ब्लड को कैसे कह रहे हैं कि वहाँ पे वो रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कर रहा है या रेस्पिरेशन में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपने पॉइंट से, अपने सब्जेक्ट से अलग हटना होगा और 2 वर्ड के बारे में सोचना होगा। एक वर्ड है रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं सांस लेना, और एक और वर्ड है इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं इट इज ब्रीदिंग। तो अब हम किसे रेस्पिरेशन कहेंगे और किसे हम ब्रीदिंग कहेंगे, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले कि व्हाट इज ब्रीदिंग। कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर जब हमारे नोजल के द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा लंग्स तक पहुंचती हैं और लंग्स का एयर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम या नोज के द्वारा लंग से, बॉडी से बाहर को निकलती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। मीन्स सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो प्रोसेस है दैट इज द ब्रीदिंग, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन। फिर प्रश्न ये है कि रेस्पिरेशन फिर किसे हम कहेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लंग्स से निकल के ब्लड में एंटर कर रही है और जो ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से निकल के लंग्स के अंदर एंटर कर रही हैं। तब हम उस प्रोसेस का नाम देते हैं इट इज़ द रेस्पिरेशन।
मीन्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, कि जब रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होगा तब हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इट इज द रेस्पिरेशन। और जब एटमॉस्फेरिक एयर का एक्सचेंज हो रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे, इट इज द ब्रीदिंग। तो ये जो रेस्पिरेशन है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इन रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में हमारा ये ब्लड हेल्प करता है और इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड का एक और फंक्शन है दैट इज द रेस्पिरेशन। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड द होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, ये थर्ड फंक्शन होम्योस्टैसिस का क्या मतलब हुआ? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है, यहाँ पे क्लियर वर्ड दिख नहीं रहा है, मैं इसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, होम्योस्टैसिस। जहाँ भी वर्ड हम होम्योस्टैसिस वर्ड यूज करते हैं, इस होम्योस्टैसिस में एक वर्ड आया दैट इज द स्टैसिस, और स्टैसिस का मतलब होता है स्टैटिक। जब वर्ड क्या हो गया, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, स्टेबल, कि एक जगह पे वो स्टेबल है, एक जगह पे वो फिक्स है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेबल, या हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द स्टैटिक। तो हमारे बॉडी की भी अपनी एक नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड होती हैं, नॉर्मल लेवल होता है, और उस नॉर्मल लेवल पे वो बॉडी फिक्स रहता है। जैसे मान लें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 5 डिग्री हो जाए तब भी ये 37 रहेगा, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाए तब भी ये 37 डिग्री सेल्सियस रहेंगी। तो इस तरह की जो और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो हम ब्लड प्रेशर के कहते हैं नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी 80 and 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये ब्लड प्रेशर फिक्स होती हैं 80 या 120। किसी भी कारण से यदि इन नॉर्मल वैल्यू में कुछ चेंजेस हो रही हैं, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हमारा 37 से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में फीवर हो गई, तो हमारे बॉडी के अंदर ही ऐसा सिस्टम होगा जो उसे दोबारा से नॉर्मल स्टेज पे ले आएगा। जैसे मान लें कि ब्लड का पीएच है, तो ब्लड का पीएच होता है दैट इज फिक्स एट द 7.4। यदि किसी कारण से ये पीएच कम हो गई, एसिडिक चली गई, या किसी कारण से ये पीएच इंक्रीज हो गई, ज़्यादा अल्कलाइन हो गई, तो हमारे बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है कि वो उसे दोबारा नॉर्मल स्टेज पे लाए। तो बॉडी का ये एबिलिटी, जो एबिलिटी बॉडी को मेंटेन कर रही है या बॉडी को हेल्प कर रही है टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि बॉडी के अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमेशा नॉर्मल रहेगा और वहाँ पे वो फिक्स रहेगा, और बॉडी की जो ये एबिलिटी होती है उस एबिलिटी का हम लोग नाम देते हैं इट इज़ द होम्योस्टैसिस। तो ये जो बॉडी की जो होम्योस्टैसिस की एबिलिटी है, इस होम्योस्टैसिस के एबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या मेंटेन करने में ब्लड अपना एक रोल प्ले करता है। तो इससे हम लोगों ने क्या किया जाना कि ब्लड का पहला फंक्शन हो गया दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा फंक्शन हो गया दैट इज द एक्सक्रीशन, तीसरा फंक्शन हो गया दैट इज द रेस्पिरेशन, और चौथा फंक्शन हो गया दैट इज द होम्योस्टैसिस, और जिसका लास्ट फंक्शन है दैट इज द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेसिस्ट इन्फेक्शन, की इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए बॉडी की जो एबिलिटी होती है, मीन्स वैसा एबिलिटी जो एबिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को किल कर दे या उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया पॉइजनस सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर दे, उस एबिलिटी को हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज़ द इम्यूनिटी। जैसे आप देखते होंगे सोसाइटी में कि कुछ लोग हैं उनको बहुत जल्द वायरल फीवर या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होंगे
कि जिनके बॉडी में आसानी से इन्फेक्शन डेवलप नहीं होता। तो वो क्यों नहीं हो रहा है, वो वेरिएशन क्यों है? ड्यू टू देयर इम्यूनिटी, कि जिनके बॉडी का इम्यूनिटी लो होगा उनके बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज बहुत फास्ट डेवलप होंगी, और जिनके बॉडी का इम्यूनिटी हाई होंगी उनके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज जल्दी डेवलप नहीं होंगी। तो ये जो इम्यूनिटी है, बॉडी का जो एबिलिटी है टू रेसिस्ट इन्फेक्शन, इस एबिलिटी को मेंटेन करने में, इस एबिलिटी को बनाने में ब्लड अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि ब्लड के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। तो उसको हम लोगों ने ग्रुप किया 5 ग्रुप में। नंबर 1 इज द ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 2 इज द एक्सक्रीशन, नंबर 3 इज द रेस्पिरेशन, नंबर 4 इज द होम्योस्टेसिस एंड नंबर 5 इज द इम्यूनिटी। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट हुई, दैट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ब्लड के अंदर सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं और सारे कंपोनेंट्स मिल करके एक ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो ये ब्लड की जो वेरियस फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस एक्चुअल में उन कंपोनेंट्स के द्वारा किया जाता है जो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। तो हम लोग अब एक एक करके उन कंपोनेंट्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे और उसी समय हम लोग को ये डिटेल पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, होम्योस्टेसिस या इम्यूनिटी जो डेवलप हो रही हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड। और हम सभी को मालूम है कि ब्लड के अंदर 2 मेन कंपोनेंट हैं। एक का लोग नाम देते हैं इट इज प्लाज्मा और दूसरे को लोग नाम देते हैं इट इज द ब्लड सेल्स। मीन्स प्लाज्मा अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा और जो ब्लड सेल्स हैं दैट इज द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो आइए हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि ब्लड कंपोनेंट्स कौन सी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, कि ब्लड प्लाज्मा का क्या फंक्शंस है, दैट इज द फंक्शंस ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। यदि हम इसको एक वर्ड में समराइज करें कि ब्लड प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या है, तो हम कहेंगे दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, कि ब्लड के अंदर जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं वो सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशंस किसके द्वारा होंगी, तब बाय द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब देखिए कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करना मतलब कि मटेरियल को कैरी कर रहा है, केमिकल को कैरी कर रहा है, बायोकेमिकल को कैरी कर रहा है। हम केमिकल वर्ड यूज़ करेंगे थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगेगा, हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बायोकेमिकल्स, की बॉडी के अंदर जो केमिकल्स पाई जाती हैं उन केमिकल्स को कैरी करता है, उन केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। अब हम लोग जानेंगे कि ये बायोकेमिकल्स हैं क्या और बायोकेमिकल्स हमारे बॉडी में कहाँ से आती हैं, जो कि नॉन लिविंग पार्ट है हमारे बॉडी का। सबसे पहला इन बायोकेमिकल्स का आने का जो फर्स्ट सोर्स है दैट इज़ द फूड, कि हम जो फूड ले रहे हैं, हम जो न्यूट्रिशंस ले रहे हैं उनके द्वारा ये केमिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करती हैं। अब वो फूड क्या क्या हमारी हैं, हमें मालूम है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं और फैट्स या लिपिड्स हैं। मीन्स ये 3 बायोकेमिकल, ये 3 केमिकल्स हैं, 3 फूड प्रोडक्ट हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। इनमें से जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा जीआईटी के अंदर तो वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होती हैं तो उससे एमिनो एसिड्स बनती हैं, लिपिड्स डाइजेस्ट होते हैं तो उनसे फैटी एसिड्स बनती हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं और एमिनो एसिड्स हैं वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो जीआईटी से ये एब्जॉर्ब होंगी और एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड के अंदर एंटर करेंगी, ब्लड के प्लाज्मा में एंटर करेंगी और प्लाज्मा इनको कैरी करेगा फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स जो पहला फंक्शन हो गया दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड एमिनो एसिड्स।
इन 3 कंपोनेंट्स के अलावा फूड के अंदर विटामिन सी पाई जाती हैं और फूड के अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जाएगा? तो बाय द ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड हम देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, दैट इज द जेनोबायोटिक्स। अब ये जेनोबायोटिक्स क्या है? एक नया वर्ड आ गया हमारे लिए, दैट इज द जेनोबायोटिक्स। हम सभी एक वर्ड सुने होंगे जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। सभी ने सुना होगा। इससे जेनोबायोटिक्स से कोई लिंक तो है नहीं, फिर भी बस आपको बताने के लिए कि एंटीबायोटिक्स एक वर्ड होता है जो हम सभी जानते हैं। और ठीक इसी एंटीबायोटिक की तरह एक और वर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं जेनोबायोटिक्स। अब प्रश्न ये है कि जेनोबायोटिक्स हम किसे कहेंगे? जेनोबायोटिक्स क्या होता है? तो कोई भी फॉरेन केमिकल्स या कोई भी मटेरियल जो हमारे बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और वो केमिकल न्यूट्रिशियस केमिकल नहीं है, बॉडी का न्यूट्रिशन नहीं है, बॉडी का फूड पार्ट नहीं है, तब हम उस केमिकल का नाम देंगे इट इज द जेनोबायोटिक्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में ड्रग एंटर किया तो ड्रग को क्या कहेंगे? इट इज जेनोबायोटिक। या हमारे बॉडी में टॉक्सिन एंटर हो गया, हमारे बॉडी के अंदर कोई पॉइजन एंटर हो गया, तो ये क्या हो गया? दीज आर द जेनोबायोटिक्स। ये सारी क्या है? जेनोबायोटिक्स है। यदि किसी कारण से हमारे बॉडी के अंदर जेनोबायोटिक्स एंटर हो जाती हैं, उस कंडीशन में हमारी ब्लड इन जेनोबायोटिक्स को कैरी करेंगी, इन जेनोबायोटिक्स को ट्रांसपोर्ट करेंगी फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लियर बात ये? तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि 2 कंपोनेंट को ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, इसके अलावा जब ये 2 तरह की जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो हमारे हो गया फूड मटेरियल कंपोनेंट और एक हमारा हो गया जेनोबायोटिक्स, जब ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती हैं तो बॉडी इनके ऊपर अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है और इनको बॉडी हमारी मेटाबोलाइज करती हैं। और मेटाबोलाइज करने के बाद वहाँ पे मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मेटाबोलाइट्स हैं, ये मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट कर ली जाती हैं। मेटाबोलाइट्स, ये मेटाबोलाइट्स अनवांटेड मटेरियल है। या मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर है जिसकी हमारे बॉडी को आवश्यकता नहीं है, अनयूज्ड है, अनवांटेड है, उस कंडीशन में उन मटेरियल्स को भी हमारी ब्लड प्लाज्मा के द्वारा बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। मीन्स जो ब्लड प्लाज्मा है वो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। कैसे? कि इन मेटाबोलाइट्स को या अनयूज्ड मटेरियल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करेगा और उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी तक लेकर जाएगा और उनको वो एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगा। तो अब इसमें वो कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होंगे, कुछ एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड। जैसे आप महसूस करते होंगे कि जब आप फिजिकल वर्क करते हैं तो आप थक जाते हैं। अब सोचिए कि ऐसा क्या होता है कि हम फिजिकल वर्क करेंगे और हम थक जाएंगे। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स, क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है, जिससे ग्लूकोज से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब हम मेहनत करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस समय हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को कंज्यूम कर रही होती हैं और इस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर रही होती हैं। और ये एटीपी क्या है? इट इज़ द एनर्जी। हमारी बॉडी का जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हमारा है? दैट इज़ द एटीपी। तो ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ किसको बनाने में? तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। लेकिन इसके फॉर्मेशन में एक बाई प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है, एक मेटाबोलाइट्स का भी फॉर्मेशन होता है और उस मेटाबोलाइट्स को लोग कहते हैं लैक्टेट या लैक्टिक एसिड। तो ये जब लैक्टेट और लैक्टिक एसिड हमारे
मसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं तब हम थकावट महसूस करते हैं, टायर्डनेस महसूस करते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड है और लैक्टेट है ये क्या करेंगी, ब्लड प्लाज्मा इनको कलेक्ट करेंगी फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी और उसको लेकर जाएंगे कहाँ तक, तो अप टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन से उन लैक्टिक एसिड को एक्सक्रीट कर देगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो प्लाज्मा है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं कर रहा है, वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती हैं और उसके द्वारा जो बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज द यूरिया एंड यूरिक एसिड या नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो ये जो यूरिया और यूरिक एसिड है या कोई और भी जो मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो रही हैं उन मेटाबोलाइट्स को ये प्लाज्मा कैरी करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेकर जाएगा और वहाँ से उसे वो एक्सक्रीट कर देगा। मीन्स कि अब ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले कर रहा है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। ये तो हम लोगों ने जाना कि बॉडी के अंदर जो एक्सोजीनियस सब्सटेंस है, मीन्स बॉडी के बाहर से जो केमिकल्स बॉडी में एंटर कर रही हैं उनके साथ क्या होता है और ब्लड प्लाज्मा उसमें अपना रोल क्या प्ले करता है। अब हम लोग उन केमिकल्स के बारे में जानते हैं जो केमिकल्स एंडोजीनियस है। एंडोजीनियस मीन्स कि हमारे बॉडी के द्वारा ही सिंथेसाइज की जा रही है, हमारी बॉडी के द्वारा ही उनका फॉर्मेशन हो रहा है और वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। मेनली इसमें दो तरह की केमिकल्स इन्वॉल्व होती हैं, एक को कहते हैं हार्मोन और दूसरे को कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। हार्मोन्स एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कि हमारे बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रीट करती हैं और फिर ये हार्मोन अपना फंक्शंस बॉडी के अंदर या अपना इफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती हैं। तो अब ये ब्लड प्लाज्मा इन हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड से कलेक्ट करेंगे और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मीन्स जो एंडो बायोकेमिकल है, जो हमारे बॉडी के अंदर का जो बायोकेमिकल सिंथेसाइज हो रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। इसके अलावा एक वर्ड है जिसे हम लोग कह रहे हैं, इट इज द इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है? अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे ब्लड का एक इफेक्ट है कि ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू डेवलप इम्यूनिटी। और ये जो इम्यूनिटी डेवलप होती हैं वो किसके चलते होती हैं? ड्यू टू द इम्यूनोग्लोब्यूलिन। कि हमारी बॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन की, प्रोटीन हो गया, ग्लोब्यूलिन मतलब क्या हो गया? प्रोटीन, और इम्यून का मतलब हो गया जो इम्यूनिटी को डेवलप कर रहा है। मीन्स वैसा प्रोटीन जो इम्यूनिटी को डेवलप कर रहा है उसका एक नाम दिया गया, दैट इज द इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमारे बॉडी के द्वारा, हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज होंगी, उन इम्यूनोग्लोब्यूलिन का भी ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा? तो बाय द ब्लड प्लाज्मा। और लास्ट में आ गया ब्लड सेल्स कि हमारी इस ब्लड का एक कंपोनेंट है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड सेल्स। वो ब्लड सेल्स भी हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती रहती हैं। और ये जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही हैं वो किसके द्वारा होंगी? तो बाय द ब्लड प्लाज्मा। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक और लास्ट पॉइंट आ गया जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, दैट इज द रेस्पिरेटरी गैसेस। कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर करेंगे, वो प्लाज्मा में जाएंगे और दूसरे पार्ट में भी जाती है, लेकिन प्लाज्मा भी अपना रोल प्ले करता है टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट सेल्स इनसाइड द बॉडी। और ठीक इसी तरह से जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होती हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ब्लड प्लाज्मा के साथ मिक्स होंगी और ब्लड प्लाज्मा से होते हुए लंग्स तक जाएंगी और फिर लंग्स उनको उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगा। मीन्स कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये ब्लड प्लाज्मा
प्लाज्मा हेल्प करता है। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि ब्लड प्लाज्मा किन किन चीज़ों में ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। एक और पॉइंट रह गया, दैट इज द क्लॉटिंग फैक्टर्स, कि बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, अब हम लोग जान चुके हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, कि वैसा फैक्टर्स जो फैक्टर्स ब्लड के क्लॉट करने में हेल्प करता है, उन फैक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो केमिकल फैक्टर्स हैं, दो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसके द्वारा, तो बाय द ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा का मेन दो रोल अभी तक उन्होंने स्टडी किया, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। और वो कौन कौन सा है, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द जेनोबायोटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इन आवर बॉडी लाइक एल्ब्यूमिन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक लैक्टिक एसिड एंड excretion of the metabolic waste like lactic acid. Similarly, transportation and excretion of the metabolic waste like urea and uric acid, transportation of the hormones, transportation of immunoglobulins, transportation of blood cells, transportation of respiratory gases and transportation of the clotting factors. तो ये सारी केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा, तो बाय द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा। इन ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के अलावा दो और फंक्शंस परफॉर्म करती हैं ब्लड प्लाज्मा, उसके फंक्शंस का नाम है होम्योथर्मी एंड मेंटेन द बफर ऑफ द ब्लड। सबसे पहला वर्ड आ गया होम्योथर्मी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्टडी किया होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब हम लोगों ने क्या कहा कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी। उस फैक्टर्स को या उस प्रोसेस को या उस एबिलिटी का हम लोग नाम देते हैं, इट इज़ द होम्योस्टैसिस। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं होम्योथर्मी, इस होम्योथर्मी का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उस नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखना, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर को फिक्स रखना। यदि किसी कारण से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या किसी कारण से बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है जो उसे दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर पर लाके फिक्स करता है। और इस एक्टिविटी को, इस एबिलिटी का के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, दैट इज द होम्योथर्मी। तो ये जो होम्योथर्मी की एबिलिटी है, उसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, दैट इज द प्लाज्मा। मीन्स प्लाज्मा हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और लास्ट पॉइंट आ गया टू मेंटेन द बफर। अब हम सभी को मालूम है कि जो ब्लड का पीएच होगा वो 7.4 होगा। किसी भी कारण से इसका पीएच 7.4 से कम मीन्स एसिडिक हो सकता है, किसी भी कारण से इसका पीएच 7.4 से ज़्यादा हो सकता है, मीन्स अल्कलाइन हो सकता है। तो यूजुअली जो मेटाबॉलिज्म है और ये जो रेस्पिरेशन है, इन्हीं दोनों फैक्टर्स के चलते ब्लड के पीएच में वेरिएशन होता है। तो किसी भी कारण से यदि ब्लड का पीएच वेरी हो रहा हो, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो, किसी भी कारण से ब्लड का पीएच वेरिएशन हो रहा हो, तो ये प्लाज्मा के अंदर एबिलिटी होती है कि उस पीएच को वो नॉर्मल ले आए और 7.4 पर हेल्प लाकर फिक्स कर दे। तो जो लास्ट फंक्शन हो गया ब्लड प्लाज्मा का, दैट इज टू मेंटेन pH of the human blood, means to develop a buffer ability in the blood। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि ब्लड प्लाज्मा का क्या फंक्शंस हैं। अब हम लोग दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं कि ब्लड सेल्स। हम सभी को मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप के ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं RBC,
WBC एंड प्लेटलेट्स। अब ये तीनों अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। आरबीसी का अलग फंक्शन है, WBC का अलग फंक्शन है और प्लेटलेट्स का अलग फंक्शन है। आइए हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। सबसे पहला जो आ गया दैट इज द रेड ब्लड सेल्स। कि रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स मेनली दो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। एक को लोग कहेंगे रेस्पिरेशन और दूसरे कहेंगे ब्लड बफर, मीन्स मेंटेनिंग ऑफ द ब्लड पीएच। मीन्स प्लाज्मा के साथ आरबीसी भी हेल्प करता है टू मेंटेन द ब्लड पीएच। अब यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इससे कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे कि आरबीसी रेस्पिरेशन फंक्शंस कैसे परफॉर्म करेगा। हम लोग ये जान चुके हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। अब देखिए आरबीसी ये रेस्पिरेशन परफॉर्म कैसे करता है। जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करेंगी, ऑक्सीजन के अंदर ये लंग्स के अंदर ये ऑक्सीजन आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेगा और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने के बाद एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ बॉडी में मूव करेंगी और डिफरेंट सेल्स तक वो जाएंगी। ये सारी रेड ब्लड सेल्स आप देख लीजिए, सारी क्या हमारे दीज आर द रेड ब्लड सेल्स। कि ये जो रेड ब्लड सेल्स के साथ मूव करेंगे, मीन्स रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करेगा किस फॉर्म में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और उनको वो सेल्स तक लेकर के जाएंगी। सेल्स में जब वो पहुंचेंगी तो वहां पर ये आरबीसी इन ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगी और ये ऑक्सीजन सेल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे और सेल्स के अंदर इन ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा और सेल एक नया रेस्पिरेटरी गैस प्रोड्यूस करेगी जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल से बाहर निकलेंगी और वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेंगी और उसे हम लोग नाम देंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक पहला क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन में कंबाइन कर रहा है तो क्या कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब आरबीसी के साथ मीन्स हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये आरबीसी इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को कैरी करेगा और कहाँ तक लेकर जाएगा, तो अप टू द लंग्स, और लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा जो रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगी। मीन्स इस तरह से आरबीसी हेल्प इन द रेस्पिरेशन और परफॉर्म ड्यूटी ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा ये ब्लड बफर भी की एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करता है। इसका डिटेल कि हीमोग्लोबिन किस तरह से ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल है, उससे हम लोग किसी और दिन किसी और क्लास में स्टडी करेंगे अंडर टॉपिक दैट इज द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही जान लेते हैं, उसका मैकेनिज्म या उसके फिजियोलॉजी पे नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि आरबीसी का क्या फंक्शन है। उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर जो दूसरी सेल्स हैं उस सेल का हम नाम देते हैं इट इज द WBC या कहेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। जब हम लोगों ने ब्लड कंपोजिशन स्टडी किया था तो हम लोगों ने ये जाना था कि जो WBC है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक को कहते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट और दूसरे को हम नाम देते हैं इट इज़ द ग्रैन्युलोसाइट। 2 हो गई, ए ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा क्या हो गया हमारा ग्रैन्युलोसाइट। जो ए ग्रैन्युलोसाइट है वो फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं और जो ग्रैन्युलोसाइट है वो फर्दर 3 टाइप्स की होंगी। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो WBC है वो 5 टाइप्स की होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और उन कैटेगरी का नाम मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। हालांकि हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं इन द ब्लड कंपोजिशन, लेकिन मैं नाम को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। इनका नाम है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, योशिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, योशिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल।
अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इन WBCs का या इन सेल्स का क्या फंक्शंस है। सबसे पहला आया लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट पर ड्यूटी परफॉर्म करता है दैट इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे प्रश्न फिर से आ गया, एक नया सा वर्ड आ गया कि एंटीबॉडीज किसे कहेंगे। देखें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शियस माइक्रोब्स एंटर करती हैं तो ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करेंगी और ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में टॉक्सिन भी रिलीज करेंगी, जिसे हम लोग नाम देते हैं एंटीजन। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? एंटीजन। तो एंटीजन क्या हो गया कि एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस मीन्स हमारे बॉडी का वो नेचुरल कंपोनेंट नहीं है दैट प्रोड्यूसेस डिजीज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। उस फॉरेन सब्सटेंस या उस फॉरेन केमिकल को हम लोग क्या नाम देंगे? इट इज द एंटीजन। अब हमारे बॉडी की एक एक्टिविटी होती है, बॉडी की एक एबिलिटी होती है कि वो किसी भी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो लिम्फोसाइट्स होंगी ये लिम्फोसाइट्स एक केमिकल्स को प्रोड्यूस करेंगे, एक केमिकल को सिंथेसाइज करेंगे जिससे हम लोग कहेंगे इट इज़ द एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएंगी? तो बाय द लिम्फोसाइट्स। तो हम लोगों ने क्या जाना कि लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट डिस्ट्रॉय और दैट न्यूट्रलाइज एंटीजन प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड। दूसरा वर्ड आ गया दैट इज द मोनोसाइट। ये मोनोसाइट जो ड्यूटी परफॉर्म करेंगी उससे हम लोग कहते हैं इट इज फैगोसाइटोसिस। उससे हम लोग क्या नाम देंगे? इट इज फैगोसाइटोसिस। अब ये फैगोसाइटोसिस फिर एक नया वर्ड आ गया। इसका मतलब होता है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग। ईटिंग मतलब खाना, और वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा बॉडी का सेल्स बैक्टीरिया को या इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईट करती हैं, खा जाती हैं, उसे एनगल्फ कर लेती है। दूसरा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं एनगल्फ। मीन्स वो बैक्टीरिया इन सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगी इन और ये सेल्स उन बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो ये जो बैक्टीरिया की जो किलिंग की प्रोसेस है बाय ईटिंग देम, दिस किलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैगोसाइटोसिस है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? तो बाय द मोनोसाइट्स। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल है, एक और WBC सेल है दैट इज द न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के जो दो सेल्स हैं, these are the monocytes and neutrophils, they both perform the duty of that is the phagocytosis। अब दो बच गई, एक का हम नाम देते हैं योशिनोफिल और दूसरे का नाम देंगे बेसोफिल। योशिनोफिल क्या काम करता है? क्या होगा कि जैसे ही हमारे बॉडी, अभी हम लोगों ने स्टडी किया अबाउट द, दो स्टडी कर लिया, हम लोग ये जान गए कि हमारे बॉडी के अंदर यदि कोई एंटीजन एंटर कर गया तो हमारी बॉडी उसको कैसे ख़त्म करेगी? तो बाय यूजिंग एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया तो हमारी बॉडी उसको कैसे किल करेगी? तो बाय द फैगोसाइटोसिस। अब सपोज करें कि हमारे बॉडी के अंदर कोई एलर्जन एंटर कर गया। एलर्जन मीन्स कि वैसा जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने सुना होगा कि इस पर्सन को आस्थमा हो गया और उसको एलर्जी है इस चीज़ से। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, या किसी को किसी पेंट से एलर्जी होती है, किसी को किसी दूसरे केमिकल से एलर्जी होती है। तो वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस करती हैं उनके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एलर्जन। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर एलर्जन एंटर करता है उस एलर्जन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा बॉडी योशिनोफिल्स को सिंथेसाइज करता है, योशिनोफिल्स के नंबर को इंक्रीज करता है ताकि अब हमारे बॉडी के अंदर जो एलर्जी डेवलप हो रही है उस एलर्जी को वो कंट्रोल कर सके।
और लास्ट हो गया हमारा दैट इज द बेसोफिल। कि बेसोफिल का क्या फंक्शन है? तो बेसोफिल के द्वारा दो केमिकल सिंथेसाइज की जाती हैं, एक को कहेंगे हिस्टामिन और दूसरे कहेंगे हिपेरिन। मीन्स बेसोफिल के अंदर हिस्टामिन एंड हिपेरिन पाई जाती हैं। अब ये दो केमिकल हो गई जो हमारी बॉडी के अंदर द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, बॉडी के सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसे कहेंगे हिस्टामिन और हिपेरिन। ये हिस्टामिन क्या है और ये हिपेरिन क्या है? हिस्टामिन जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, ये हिस्टामिन यदि हमारी बॉडी में रिलीज हो गई, ब्लड के अंदर एंटर कर गई, तो हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। और ये हिस्टामिन कहाँ पाई जाती हैं? इन द बेसोफिल्स। जैसे स्नेक वेनम्स हैं या बीज बाइट्स हैं, जब कोई बीज डंक लगाती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, और वो इन्फ्लामेशन किसके द्वारा होता है? ड्यू टू हिस्टामिन प्रेजेंट इन द बीज। या जो स्नेक वेनम है उनके वेनम में भी हिस्टामिन पाई जाती है। तो इसी तरह से ये हिस्टामिन ह्यूमन बॉडी के द्वारा भी सिंथेसाइज होती हैं, और ये हिस्टामिन कहाँ पाई जाएंगी? तो इन द बेसोफिल। दूसरा केमिकल है दैट इज द हिपेरिन। ये हिपेरिन क्या होता है? अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पहले ये स्टडी किया कि हमारी बॉडी पे कहीं कट लग जाए तो वहाँ पे जो ब्लड होता है वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, और जिससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग रुक जाती है। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि कट लगने के बाद तो ब्लीडिंग रुक गई, क्लॉटिंग हो गई, फिर यही ब्लड जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हैं, आर्टरी और वेन के अंदर हैं, तो वहाँ पर इस ब्लड का क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है? कट लगने के बाद ही ये क्यों क्लॉट हो रहा है? उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, सिंपल एग्जाम्पल है कि हमारे बॉडी में एक केमिकल पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हिपेरिन। और ये हिपेरिन कहाँ पाई जाती हैं? तो इनसाइड द बेसोफिल्स। की बेसोफिल्स के अंदर ये पाई जाती हैं, वहाँ पे स्टोर रहती हैं। और ये हिपेरिन जो है इट एक्ट्स एज ए एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट मीन्स कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकती हैं। और ये कहाँ रोक रही हैं? इनसाइड द ह्यूमन ब्लड वेसल्स। तो हम कह सकते हैं हिपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। यह एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कंपाउंड है जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। और ये हिपेरिन कहाँ पाई जाएंगी, कहाँ पे गई? तो इनसाइड द बेसोफिल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि WBC का क्या क्या फंक्शंस है। मीन्स WBC के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं उन सभी का क्या क्या फंक्शंस हैं। इसको हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस पार्ट है वो डिफेंसिव पार्ट किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? तो दैट इज बाय द WBC। मीन्स WBC के अंदर एक एबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हार्मफुल केमिकल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई वैसा सब्सटेंस बॉडी के अंदर जो एंटर कर गया जो नॉन लिविंग है और हार्मफुल है उसको भी ये WBC डिस्ट्रॉय करेगा। हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड रोटेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, उसके सर्कुलेशन में क्लॉटिंग ना आए, ब्लड का सर्कुलेशन बंद ना हो जाए, उसके लिए भी ये हमारी WBC केमिकल को सीक्रेट करती हैं। और इस तरह से दिस WBC इज ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू डेवलप इम्यूनिटी इनसाइड आवर बॉडी और टू डेवलप रेसिस्टेंस टू फाइट इन्फेक्शियस डिजीज। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि WBC का क्या फंक्शन है। अब हम लोग आते हैं दैट इज द लास्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? तो इसका जो मेन फंक्शन है, जो हम लोग ब्लड बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स या उस ब्लड क्लॉटिंग में जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज द ब्लड प्लेटलेट्स। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स एक केमिकल भी सिक्रीट करता है और उस केमिकल का हम लोग नाम देते हैं इट इज द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन
सेरोटोनिन, यह एक फील गुड हार्मोन है, एक फील गुड केमिकल है। यदि हमारे बॉडी के अंदर सेरोटोनिन अवेलेबल होगा तो हम हैप्पी महसूस करेंगे, हम खुश महसूस करेंगे। जितना ज़्यादा सेरोटोनिन हमारी बॉडी रिलीज करेगी उतना ज़्यादा हमारे अंदर हैप्पीनेस या फील गुड फैक्टर डेवलप होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि ब्लड का क्या फंक्शंस है, ब्लड के वेरियस कंपोनेंट्स का क्या फंक्शंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी, और आप यदि क्लियर नहीं है तो आप अपनी तरफ से, यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर लिखें। मैं उस डाउट को क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। Thanks a lot for remaining with me for such a long duration. Thanks again.